हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का कॉमन क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द जीडी के एग्जाम्स, एसएससी जीडी के एग्जाम्स बहुत ही जल्द आपके पास आने वाले हैं। तो कई लोग ऐसे होंगे जो जीडी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपको रोज आज से आपको एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस के लिए मैथ्स के गेस क्वेश्चन रोज प्रोवाइड होंगे। आपको बस रेगुलर आना है और हमारे क्वेश्चंस को मेरे साथ लगाना है। और एक बात श्योर रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आपको आने वाली है। कंप्लीट देखेंगे तभी समझ पाएंगे और तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप सही जगह पर हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि x बराबर 7 + 4√3 हो तो √x + 1/√x का मान बताएं। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। आइए, आपने इनको कई बार सॉल्व किया होगा। आपको यहां पे बस मेरे सॉल्यूशन को देखना है और उसको फॉलो करना है। लेट्स चेक इट। देखते हैं दोस्तों, आपको वैल्यू दे रखी है कि x बराबर 7 + 4√3 और आपसे पूछा गया है मेरे भाइयों √x + 1/√x। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को करने का एक बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा। आपको दिया क्या हुआ है मेरे भाई? x, और पूछ क्या रहा है? √x। तो बस इतना समझ लीजिए कि जो दिया है और जो पूछा है उसी पे सारा गेम डिपेंड करता है। आपको पूछा क्या है? √x, और दिया क्या है? x। इसका मतलब यह है कि जब तक √x की वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब साफ है, x की वैल्यू दिया है, √x पूछा है, तो मुझे दोनों साइड रूट देखना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? क्योंकि मुझे √x दिया है, √x निकालना है, तो इसके लिए जरूरत √x की पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक वर्गमूल जैसा बन रहा है, 7 + 4√3। दोस्तों, वर्गमूल निकालने का तरीका समझते हैं। दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन a² + b² वाला होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन 2ab को डिनोट करता है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर है। दोस्तों, अगर यहां पे 2ab का पोर्शन ये है तो अब हम यहां से ab को सोचेंगे, और जो हमने ab सोचा है क्या वो सही है? वो कौन बताएगा? वो बताएगा a² + b²। अब सीधे सीधे देखिएगा, आपके पास 2ab की तुलना करनी पड़ेगी 4√3 से। दोस्तों, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है। अगर मुझे तुलना करना है तो 4 को मैं क्या 2.2 और बचा क्या आगे √3 ऐसे लिख सकता हूं। वेरी नाइस, ध्यान से सीखिएगा। अब अगर तुलना कर रहे हैं मेरे भाई, 2 यहां पे 2 यहां पे, अब संभावना देखिए, a को क्या लिया जा सकता है? 2, और b को क्या लिया जा सकता है? √3। क्या मैंने जो a b लिया है वो सही है? वो कौन बताएगा? वो बताएगा कि a² + b² 7 आना चाहिए। अगर a² + b² 7 आ रहा है तो जो मैंने a² + b² यानी a और b लिया है वो सही है। अगर a² + b² 7 नहीं आया तो मुझे कुछ और सोचना पड़ सकता है। तो जरा देखते हैं, अगर a बराबर 2 लिया तो a का स्क्वायर कितना हो रहा है मेरे भाइयों? 4, और अगर b बराबर √3 लिया तो b² कितना होगा मेरे भाइयों? 3। क्या 4 और 3 7 आ रहा है? बिल्कुल। अगर ऐसा आया तो जो a और b मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यह हो गया मेरे भाइयों, इसका मतलब यह हो गया कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? √3। और यहां पर a + b का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि बीच में प्लस है, a² + b² + 2ab। a की जगह मिल गया 2 और b की जगह मिल गया √3। तो दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं कि अंदर 2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर होल स्क्वायर 2 + √3 का बनेगा क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, तो बाहर निकल के आएगा 2 + √3। मेरे हिसाब से यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ध्यान से देखेंगे तो रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 2 प्लस रूट 3। आपको क्या निकालना है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब मैं यहां से आपको एक बहुत ही सुंदर तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, कई लोग इस प्रश्न को ऐसे करेंगे कि रूट एक्स की वैल्यू आ गई, यहां पे रखा और यहां पे रखा। हर में रखने के बाद आप इसका परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करते हैं और बड़ा सा एक तामझाम बन जाता है। पर अपने को ऐसे नहीं करना, अपने पास एक डायरेक्ट तरीका है। अगर रूट एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, हमें बस चेक करना है कि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आ रहा है। अभी समझाता हूं। 2 प्लस रूट 3, ए की जगह अगर 2 है तो ए स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 4, और बी की जगह अगर रूट 3 है तो बी स्क्वायर कितना होगा 3। 4 में से 3 गया मेरे दोस्त, क्या एक आ गया? बिल्कुल आ गया। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज हो जाएगी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 आता है और हमें रूट एक्स को जोड़ना है तो कोई परिमेयकरण नहीं करना, सीधे सीधे पहले पार्ट का 2 गुना, यानी 2 का 2 गुना, उत्तर सीधे सीधे आपके पास आ गया 4, बिना कोई रेशनलाइजेशन के, बिना किसी टेंशन के। एक बार और ध्यान देखें, मैंने निकाला रूट एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3। आपको रूट एक्स को जोड़ना है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स मुझे निकालना पड़ा, रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस रूट 3। अब आपको कोई परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं, बस ये क्रॉस चेक करना है कि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 आया और जोड़ना हो तो डायरेक्ट सीन है बेटा कि पहले पार्ट का 2 गुना, यानी उत्तर कितना आ गया 4। खत्म। यह है आपका सही आंसर। आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से और समझाता हूं, क्योंकि अगर कई लोगों के लिए ये पहली बार है तो आपको और क्लियर होगा। देखिएगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार ना समझ में आने पर वीडियो को वापस से देखेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए। दोस्तों देखिएगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे अगर x बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 लिखा और अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन x निकालना है तो दोस्तों ज्यादातर लोग वही करेंगे, x की वैल्यू यहां पर, फिर x की वैल्यू यहां पर और परिमेयकरण करेंगे। पर नहीं, आपको मेरे तरीके से करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या 1 आ रहा है। आपने रूट 3 को लिया a और रूट 2 को लिया b, तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 3, और b स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ रहा है? बिल्कुल। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आता है और जोड़ना है तो कोई तकलीफ नहीं, सीधे सीधे पहले पार्ट का 2 गुना, यानी रूट 3 का 2 गुना, उत्तर आपके पास 2 रूट 3, दैट इज आंसर। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको घटाने भी पूछे जा सकते हैं भाई कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बताइए, कोई ज्यादा तिमतड़ाम नहीं, सीधे सी बात, x की वैल्यू मिल गई, आपको क्या क्रॉस चेक करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ रहा है। अगर जोड़ना है तो पहले पार्ट का 2 गुना, और बेटा अगर घटाना है तो दूसरे पार्ट का 2 गुना, और दूसरा पार्ट है रूट 2 तो इसका 2 गुना 2 रूट 2। ये छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैंने समझाया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके करने के आपको सैकड़ों तरीके मिल सकते हैं, पर अपने यहां बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। नोटिस करिएगा, आपको बोला गया है कि 2 मिश्र धातुओं में जिंक और कॉपर का अनुपात क्रमशः 1:3 और 2:5 है, तथा इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 3:8 हो जाए। ये एक बेसिक सा एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको करने के लोग हजारों तरीके बताते हैं। आराम से सीखिएगा दोस्तों। आपको जो रेशियो दिया गया है पहले मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का, वो कितना दिया गया है मेरे भाई 1:3, और दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो आपको कितना दिया गया है मेरे भाई 2:5। बोलो हाँ या ना, बोलते रहिएगा भाइयों। आपको बोला जा रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में जो जिंक और कॉपर का अनुपात हो
वो 3 संबंधे 8 हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में जो अनुपात है वो 3 संबंधे 8 हो जाए। अब देखना मेरे भाइयों, आपको बोला जा रहा है कि पहला मिश्र धातु और दूसरा मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 3 संबंधे 8 हो जाए। अब इसके तरीका देखना, सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर निकलवाता हूं, बाद में तरीका आपको दिखाऊंगा। सुनना जरा, अब लोग इसको कई तरीके से भी करें, आप सुनिए। आप बस ये पकड़ लीजिए कि जो रेशियो मिलेगा वो मिश्र धातु के अनुपात का होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे 1 और 3 है तो टोटल मिश्र धातु कितना बना? 4 अनुपात। दूसरे मिश्र धातु में 5 और 2 है, यानी 2 और 5 है, तो टोटल कितना बना आपके पास? 7 अनुपात। मैंने ये बोला कि पहले मिश्र धातु में टोटल कितना बन रहा है? 4। दूसरे मिश्र धातु में टोटल कितना बन रहा है? 7। तो जो भी आपका रेशियो यहां पर आएगा वो 4 अनुपात और 7 अनुपात में ही होना चाहिए। जिस ऑप्शन में रेशियो 4 और 7 अनुपात में नहीं होगा वह उत्तर संभव ही नहीं है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, जब मैं आपको पूरा डिटेल में कभी बताऊंगा, तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये चीजें बहुत डिटेल में आएंगी। अभी बस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अभी यहां पर प्रोसेस को ध्यान देना है। तो यहां पे कौन सा रेशियो चलेगा? 4 अनुपात में चलेगा। यहां पे रेशियो कौन सा चलेगा? 7 अनुपात में चलेगा। अब जरा नोट करके बताइए कि जो रेशियो आपको मिलना है वो 4 संबंधे 7 के अनुपात में होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 संबंधे 7 के अनुपात में है? सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन बी, आंसर। खत्म, कोई कैलकुलेशन ही नहीं, कोई फालतू की टेक्निक ही नहीं, एकदम बिंदास तरीके से। 1 और 3 टोटल कितना हुआ मेरे भाई? 4। 2 और 5 टोटल कितना हुआ मेरे भाई? 7। तो जो रेशियो होगा जिसमें मिश्र धातु को मिलाया जाएगा वो 4 के अनुपात में और 7 के अनुपात में ही होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 और 7 के अनुपात में मैच हो रहा है? सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा सा और डिफिकल्टी बढ़ाता हूं। मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसे होता 8 संबंधे 5। सपोज एक एक चीज बता रहा हूं, जितना हो सकता है मैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको अभी क्वेश्चन के माध्यम से कर रहा हूं। क्लियर हो रही बात? सुनिएगा जरा। अच्छा, अगर मान लीजिए 8 संबंधे 5 होता, मैंने बोला कि पहले मिश्र धातु का अनुपात कितना होना चाहिए? 4 में। तो यहां पे पहले मिश्र धातु का अनुपात 4 अनुपात में चल रहा है, बिल्कुल 4 होना चाहिए। 8 है, 2 गुना में चल रहा है, माना जाएगा, अभी तक सही है। लेकिन दूसरे मिश्र धातु का अनुपात कितना है मेरे भाई? 7 में। क्या यहां पे 7 चल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से ये वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। तो अगर कोई एक मैच भी करता है तो दूसरा मैच बहुत ही कम चांस से करे। क्लियर हो रही बात? ये था हमारा ऑप्शन से तरीका। लेकिन कई लोग होंगे जो कहेंगे कि सर हमको पूरा नियम बताइए, तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। पूरा नियम कैसे होगा ध्यान से देखिए, उसको भी मैं आपको बहुत प्यार से बताता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे भाइयों। पूरा तरीका देखो, उसको भी मैं 2 तरीके से बताता हूं। पहले रेशियो कितना है मेरे भाई? 1 संबंधे 3। अब आप करेंगे, जब एलिगेशन करते हैं तो एलिगेशन एक एलिमेंट का ही होता है, या तो जिंक का एलिगेशन बनाइए या तो कॉपर का। अगर मैं जिंक का एलिगेशन बनाऊं तो पहले मिश्र धातु में टोटल मिश्र धातु कितनी है? 4। उसमें जिंक कितना है? 1। तो जो रेशियो बना 1/4 का। दूसरे मिश्र धातु में टोटल मिश्र धातु कितनी है? 5 और 2 7। और उसमें अगर जिंक का एलिगेशन बना रहे तो यहां भी जिंक लिखेंगे। जिंक कितना अनुपात है? 2। आपसे बोला जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 3 संबंधे 8 हो जाए। यानी टोटल कितना है आपके पास? 11। और जरूरत किसकी है? जिंक की। जिंक कितना है? 3। सिंपल सी बात। एलिगेशन आप जानते हैं, इनमें से इनको घटाएंगे 1 रेशियो आएगा, इनमें से इनको घटाएंगे 1 रेशियो आएगा, ऑप्शन मैच करवाएंगे, उत्तर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक शॉर्ट तरीका है इसी को और शॉर्ट करने का। प्यारे दोस्तों, अगर मैंने यहां पे घटाया तो बटे में घटाना करना पड़ेगा, बटे में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हर को ही गायब कर दो, हर को ही गायब कर दो। यहां पे हर कितना है? 4। यहां पे हर कितना है? 7। यहां पे हर कितना है? 11। आप क्या करिए, 4, 7 और 11 का एलसीएम लेकर
तीनों जगह गुणा कर दें, जिससे आपका हर अपने आप गायब हो जाएगा। 4, 7 और 11 का एलसीएम क्या 4 गुणे 7 गुणे 11 ही तो होगा। 4, 7 और 11 का एलसीएम 4 गुणे 7 गुणे 11 ही तो होगा। यानी यहां पे आपको किसका गुणा करना है? 4 गुणे 7 गुणे 11 का। सेम चीज यहां भी 4 गुणे 7 गुणे 11 का। सेम चीज यहां भी 4 गुणे 7 गुणे 11 का। यहां से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। और दोस्तों ये लिखना नहीं होता है, ये सिर्फ दिमाग में रखना होता है। तो 4 से 4 बेटा कट जाएगा, 11 सत्ते 77 बना। 7 से 7 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88 बना। 11 से 11 कट जाएगा, 4 तियां 12, 12 सत्ते 84 बना। देखिए बटे की चीज गायब हो गई। अब आप डायरेक्ट रेशियो लेना है तो घटा दीजिए। 88 में से 4 गया 4, 84 में से 7 गया 7। कितना रेशियो बन रहा है मेरे भाई? अभी भी 4 संबंधे 7। सही है, समझ में आया? पर मैं बोल रहा हूं क्या इतना करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट देखिए, मैंने बोला कि जिस अनुपात में मिलाना है वह कौन सा रेशियो होगा? वह उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में टोटल मिश्र धातु है। यहां पे टोटल मिश्र धातु कितनी है? 4 अनुपात। यहां टोटल मिश्र धातु कितनी है? 7 अनुपात। तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा? 4 अनुपात और 7 अनुपात में। ऑप्शन मैच करवाया, एक ही है, खत्म। क्लियर हो रही बात? बेसिक भी समझ में आया, शॉर्ट भी समझ में आया। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका भी मैं आपको बहुत लाजवाब बताऊंगा। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ें और सबसे पहले दोस्तों खुद से ट्राई करें। एक बार पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए, बहुत ही खूबसूरत, तथा चौड़ाई को अपरिवर्तित रखें, और बढ़िया है भाई, ऊंचाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि घनाभ का आयतन अपरिवर्तित रहे? आयतन, घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, आयतन मतलब वॉल्यूम। अच्छा, क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दोस्तों मैंने इस मिक्स क्वेश्चन के सेट में कोशिश की है कि हर चैप्टर के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो वो उठाया है। मैं बहुत ही कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपना गेस बता सकूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज में आने वाले क्वेश्चन या होने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। मैं पूरी ये कोशिश करूंगा। दोस्तों आयतन आपको अपरिवर्तित रखना है, मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस से खेलिएगा। आपको आयतन में अपरिवर्तन रखना है। बहुत बढ़िया। लंबाई को 25% कम करना है। अच्छा, 25% की मतलब 1/4 कम करना है तो माइनस। वेरी नाइस। और आपको यह बोला जाएगा चौड़ाई को अपरिवर्तित रखना है। इसका मतलब कि बी में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। बी जितना पहले था बाद में भी उतना है। बहुत बढ़िया। बी से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। V के लिए यानी आयतन के लिए B का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि B जो पहले था अभी भी वही है। तो परिवर्तन में इस B का यानी चौड़ाई का कोई हाथ ही नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, B में कोई दिक्कत नहीं, और ये जो आयतन है वो आपके लिए लंबाई और ऊंचाई पर डिपेंड करता है, और V में कोई परिवर्तन नहीं रखना। तो कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर दो एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है आयतन, अगर एक में कमी हुई है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली बढ़त करनी पड़ेगी ना, तब तो ये वैल्यू सेम रहेगी। कहने का मतलब अगर मैंने लंबाई में कमी की है तो चौड़ाई में अधिकता करनी पड़ेगी, तभी तो गुणा करके सेम आएगा। कहने का मतलब एक बार इसको ऐसे देखिए, 5 गुणे 4 बराबर बाबू अगर 20 है, आराम से देखिएगा दोस्तों, मैंने ये बोला मेरे भाइयों कि 5 गुणे 4 बराबर आपको 20 मिल रहा है। ठीक है, अब मेरी सोचना, आपको मैंने बोला कि अगर ये गुणनफल कांस्टेंट रखना है, जैसे यहां पे आयतन है, अगर पहले 20 तो अभी भी 20,
सीन समझिएगा। अगर आपको ये बराबर रखना है, सपोज मैंने 5 को 4 कर दिया, सपोज मैंने 5 को 4 कर दिया, यानी मैंने कितने की कमी करी? 1 की। लेकिन मुझे गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं करना। इसका अर्थ क्या हुआ मेरे भाई? सिंपल सी बात है कि अगर मैंने 1 की कमी की है तो मुझे 1 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं? अगर मैंने 1 की कमी की है तो 1 को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इस गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यही तो गेम है, यही तो पूरा खेल है आपका। सुनिएगा, नोटिस करिए, मैंने कहा कि अगर लंबाई में कमी हुई है तो हाइट को यानी ऊंचाई को अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट दिख रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं पूरा डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप सॉल्यूशन को देखिए कितना छोटा है। अगर ये कमी है तो अधिकता करनी पड़ेगी, तभी तो यहां पे सेम मिलेगा, आयतन तभी तो सेम मिलेगा। अब अधिकता करने का तरीका देखिए, अंश को टच नहीं करना है। अगर अंश 1 है तो यहां भी 1, अंश को टच नहीं करना है। अब यहां पे माइनस है तो 4 में से 1 गया, बेटा कितना बचेगा? 3। यानी अधिकता कितने की करनी है? 1/3 की। और 1/3 को अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 100, और 1/3 गुणे 100 यानी 33.33%। उत्तर। अब देखिए, अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है तो थोड़ा समय लग रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप एक बार मेरे साथ खुद लिखें, खुद सोचें मेरे साथ एक बार और मैं आपको समझाता हूं, एक बार फिर से देखें मेरे साथ। देखिएगा, अब आपने ये कैच कर लिया कि बी पे कोई डिपेंड नहीं है, एल और एच पे सारी चीज है, और अगर इसको कांस्टेंट रखना है, एक में कमी है तो दूसरे पे अपने आप बढ़त होगी। अच्छा, कमी कितने की मेरे भाइयों? फिर से तेजी से, 1/4 की कमी। तो अधिकता कितनी? अंश को टच नहीं करेंगे, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, क्योंकि मैंने अभी दिखाया जितने की कमी होगी उतने की ही अधिकता होगी। तो 1 की कमी तो अधिकता कितने की? 1 की। अगर यहां पे माइनस है तो 4 में से 1 गया, कितना आया? 3%। निकालना है तो गुणे 100, बेटा बन गया आपका 33.33%। खत्म, खलास, फिनिश। खुद देखिए कितना लाजवाब तरीका है, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ नॉर्मली क्वेश्चन होते जा रहे हैं। और आपके जीडी के लिए आपने अगर ये लेवल कैच कर लिया तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। 800 रुपए की राशि। अब देखिए, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है, हर वैरायटी टच करा रहा हूं, हर चीज बताऊंगा, एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन डालूंगा, हर डालूंगा, बस मेरे साथ बने रहना है। अरे पढ़ना है, बनना है, खत्म करना है काम। देखिएगा, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 हो जाती है। बहुत बढ़िया। यदि ब्याज दर 4% से बढ़ा दे या 4% बढ़ा दे तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? पढ़ लिया क्वेश्चन, ट्राई करना, पॉज करके ट्राई करना। आई होप ट्राई किया होगा। अब मेरी बात सुनो, करने के तरीके देखो। यहां पे मूलधन दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया है। तो पहला तरीका, आप मिश्रधन और मूलधन से ब्याज निकालेंगे। क्लियर है? ब्याज निकालने के बाद आप P जो कि दिया हुआ है 800, R जो कि नहीं पता, और T कितना दिया है? 3/100। मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बस आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे करते हैं व्यक्ति, लेकिन आपको नहीं करना, बस आपको अभी सीखना है, बेसिक बस बताते चल रहा हूं। आप पहले ब्याज निकालेंगे, फिर आप मूलधन गुणे दर गुणे समय से क्या निकालेंगे? आप आर निकालेंगे। आर निकालने के बाद आप दोबारा एसआई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको दर बस बढ़ा के लिखेंगे, पुरानी दर आने के बाद 4% बढ़ा देंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर निकालेंगे, लगाते रहेंगे, पेपर होता रहेगा, फिर देते रहेंगे। क्या इतना समय है हमारे पास? बिल्कुल नहीं। अब डायरेक्ट देखो, हर चीज को मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको हल्की हल्की बेसिक चीजें पता हो। ये मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस पेपर है, तो मुझे आपको हर नॉलेज देनी है, हर कॉन्सेप्ट बताना है, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से। आइए सीखते हैं। अब भाई का तरीका देखो, 800 रुपए की धनराशि, बोलो हाँ या ना। कितनी दर से? नहीं पता, जरूरत भी नहीं है।
कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितनी हो गई मेरे भाइयों? 956। एकदम ऑफलाइन वाली फील दूंगा, एकदम ऑफलाइन वाली फील दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है? यही 800 रुपए, अब दर बदल गया, दर हो गया 4% ज्यादा, यानी R+4%। अरे बोलो हाँ या ना? और कितने साल के लिए बेटा? 3 साल के लिए। अभी भी कितने साल जाना है मेरे दोस्त? 3 साल ही जाना है। अब आपको इस केस का मिश्रधन निकालना है। तरीका समझना, बहुत ही मजे से बता रहा हूं। अब भाई का तरीका, डायरेक्ट कंपेयर और उत्तर, डायरेक्ट तुलना और उत्तर। क्या मतलब? यहां भी 800, यहां भी 800। क्या ब्याज मूलधन पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहां भी 3 साल, यहां भी 3 साल, सेम है। यहां भी R, यहां भी कम से कम R। इस बात को नोट करें, यहां भी 800, यहां भी 800, यहां भी 3 साल, यहां भी 3 साल, यहां R और यहां भी कम से कम R। 4% ज्यादा है लेकिन कम से कम R। इसका मतलब यह हो गया, जब हर चीज लगभग सेम है तो कम से कम 956 तो मिलेगा ही ना, क्योंकि 800 यहां भी, 800 यहां भी, R यहां भी, कम से कम R यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी, तो कम से कम 956 तो मिलेगा ही ना। एक्स्ट्रा क्या होगा? एक्स्ट्रा ये 4% की वजह से। समझ में आ रही बात? एक्स्ट्रा है कितना? 4% की वजह से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 1 साल में 4% तो 3 साल में 12%, यानी आपको एक्स्ट्रा कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 12%। वही 12% लाके जोड़ दो, उत्तर आ गया। है ना मजेदार? 12% किसका मेरे भाइयों? मूलधन का। 12% किसका? मूलधन का। ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। कैच हो गया भाई। 800 रुपए का 12%, 800 रुपए का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 96, यानी एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला आपको? 96 रुपए। एक्स्ट्रा ब्याज जो 96 रुपए है मैंने यहां पे जोड़ दिया, एक्स्ट्रा ब्याज 96 रुपए मैंने यहां पे जोड़ दिया, उत्तर आ गया 1056। 12 96। थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है क्या? ऑप्शन में बेटा थोड़ा मिसप्रिंट है। 12 96, 4 तियां 12 और 800 का निकालेंगे 12 96। बस आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, 10 और 5 15 का कैरी 1 और 9 और 1 10, यानी 1052। बेटा यहां पे 52 होना चाहिए था। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? 1052 और ये ऑप्शन हुआ सी। आई होप समझ में आ गया होगा। तरीके को कैच करिएगा, एकदम लाजवाब तरीका है। कोई कहीं मैंने दर निकाला क्या? अरे जरूरत ही नहीं है, दर निकालने की जरूरत ही नहीं है। 800 यहां भी, 800 यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी, R यहां भी, कम से कम R यहां भी, तो आपको 956 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको 956 मिल गया, एक्स्ट्रा क्या है? 4%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 4 तियां 12% का ब्याज, किस पर? 800 पर। 800 का 12% कितना हो गया? 96। तो 956 में 96 जोड़ दिया, 1052। दैट्स इट, ओवर। ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, 1052। एनी डाउट? वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन। पहले कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? सब नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं? होगा, हर क्लास में होगा, ये चीज रोज होगी। बस एक मुस्कुराहट के साथ रोज आना है और रोज देखना है काम को। आइए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया भैया। इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, या इस लेवल के कोई एग्जाम, इवन आरआरबी हो या ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इवन सीजीएल प्री लेवल तक में भी, या कहीं भी जहां वनडे एग्जामिनेशन है और मैथ्स है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। आइए ट्राई करें, ए की वैल्यू बताएं। पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है? पॉज किया, ट्राई किया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यहां पर ए का मान निकालना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यहां पर ए का मान निकालना है। अब मेरी बात को बहुत इत्मीनान से सीखेंगे दोस्त। ए है कहां पर? इस चीज को समझना, ए है कहां पर? ए है आपके घात पर। अगर ए घात पर है तो आधार को बराबर करना पड़ेगा। मतलब ये आपने बेसिक चीज देखी होगी, x के पावर m बराबर x के पावर n। अगर बीच में बराबर, आधार बराबर,
तो घाते भी बराबर हो जाती हैं। क्लियर हो रही बात? अगर आपको a निकालना है जो कि घात पर है तो आधार को बराबर करना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब सारा फोकस ये है कि हमारा आधार बराबर हो जाए। क्लियर है? यहां पे आधार कितना है 63, तो यहां भी 63 बनाना पड़ेगा। अब 63 के लिए जो जो तोड़ जोड़ है वो करते हैं। आइए देखिए, यहां पे है 7 के पावर 2.3। अच्छा 49 को क्या मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं आपको सिखाने के लिए, वरना इसको तेजी से किया जा सकता है, बस आपको सिखाने के लिए। क्या 49 को 7 का स्क्वायर और यहां पे 4.7 लिखा जा सकता है? क्यों नहीं लिखा जा सकता? अब यहां पे देखिए 63 है, 63 को क्या मैं 7 9 63 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और 63 के पावर कितना है मेरे भाई? 63 के पावर कितना है मेरे भाई? 3.4। और इधर मेरे भाई 81 है, 81 को क्या मैं 9 का स्क्वायर और इसके पावर 5.85 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्लियर है? अब जरा देखो एक लाइन, आखिरी लाइन, बस आपके लिए इतना लिख रहा हूं, वरना इतना लिखता उगता नहीं हूं मैं, बस आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं इसलिए हर चीज समझा रहा हूं। आप जब मेरे पढ़ाने के तरीकों को जान जाएंगे तो आप खुद मेरी चीजें कैच करने लगेंगे। तो ये बेटा हो गया 7 के पावर 2.3, 2 का मैंने इधर गुणा किया तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9, इसका मतलब 7 के पावर 9.4। भाई 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, और मेरे भाई गुड़े यहां पे देखिए इस पूरे के पावर 3.4 है तो इधर 7 के पावर 3.4 गुड़े 9 के पावर 3.4, क्या ये बन जाएगा? बहुत बढ़िया। गुड़े, अब भाई 2 का गुणा, पावर ब्रैकेट टूटता है तो घात का घात में गुणा होता है। अब 2 का मैंने अगर गुणा किया तो 5 दूनी 10, कैरी गया 1, 8 दूनी 16, 17 क्योंकि कैरी 1 है, 17 1, 5 दूनी 10 और 1 11। क्या ये बन गया? क्या ये चीज समझ में आई? और आनी भी चाहिए। अब देखो बेटा, अगर बीच में गुणा है और आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों के लिए 7 का पावर, इन तीनों के लिए, ये पॉइंट नहीं है, ये बस डॉट है, तो इन तीनों के लिए क्या मेरे भाई 7 का पावर सबके लिए जुड़ जाएगा। तो 2.3, 9.4 और 3.4 को अगर मैंने जोड़ा तो क्या 15.1 बन रहा है? एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, फिर से देखिएगा। क्लियर हो रही बात? तो अगर मैंने इनको जोड़ा, बीच में गुणा, आधार बराबर, तो घातें जुड़ जाएंगी और घातें जुड़ने के बाद बेटा क्या मिल जाएगा? 15.1। और इधर देखें यहां पे 9 के साथ वही सीन है, 9 के साथ यहां वही सीन है मेरे भाई, बीच में गुणा, आधार बराबर, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। और 3.4 11.7 को जोड़ा जाए तो क्या यहां भी 9 के पावर 15.1 आएगा? और बराबर में तो 63 के पावर a चल ही रहा है, इसकी तो अभी किसी ने बात ही नहीं की। क्लियर हो रही मेरी बात? अच्छा यहां भी बराबर में क्या चल रहा है? 63 के पावर a। एक एक लाइन में आपके लिए लिख रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट अभी उत्तर लिख रहा होता, बस समझने वाली फेर है। तो बेटा 7 गुणे 9, पावर सेम हो गई, तो क्या मैं बोल सकता हूं 7 गुणे 9 यानी 63 के पावर 15.1, क्या ये होगा? 7 गुणे 9 63, और यहां पे बेटा 63 के पावर a होगा। अगर बीच में बराबर और आधार बराबर तो घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी a बराबर मेरे दोस्तों 15.1 होगा। ऑप्शन कौन सा मैच हो गया? बी उत्तर। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए एक एक चीज तोड़ा है, वरना ये जो गुणा होता है वो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं और ये आप भी कर सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात दोस्तों? आइए एक बार ट्राई करें, फिर से आपको एक बार पूरा समझा दिया, अब स्पीड में कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसी को स्पीड, देखिए स्पीड कहने का मतलब क्या होता है? स्पीड कहने का मतलब कोई हैरी पॉटर वाली छड़ी नहीं होती है कि घुमा दिया और काम तेजी से हो गया। स्पीड कहने का मतलब होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप अपने स्टेप्स को कितना गायब कर सकते हैं, ये होती है स्पीड। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं डिटेल के लिए, अब इसको अपन डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, मतलब कितना कम हो सके उतना लिखेंगे।
अब देखो जरा मेरी बात को सुनो, आपको बस डायरेक्ट काम की बात लिखनी है, काम की बात बराबर। अब देखो डायरेक्ट यहां हो गया 7 के पावर 2.3, यहां हो गया 7 के पावर 2.3। अब गुड़े आपको यहां पे एक स्टेप को बढ़ाना नहीं है, डायरेक्ट 7 को पावर में करेंगे तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 2, 2 का गुणा 4.7 में। जब 2 का गुणा 4.7 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9। अब डायरेक्ट करें, डायरेक्ट 63 को तोड़ा हमने 7 के पावर 3.4 में, और फिर हमने 63 को तोड़ दिया 9 के पावर 3.4 में, और मेरे प्यारे भाई यहां 9 यानी 9 का स्क्वायर यानी स्क्वायर का गुणा 5.85 में। तो बेटा ये 9 के पावर 5 दूनी 10 कैरी 1, 8 दूनी 17, 5 दूनी 10 और 1 11। क्लियर। अब अगर बीच में गुणा आधार बराबर डायरेक्ट जोड़िए, ये बेटा हो जाएगा 7 के पावर, इसको जोड़ा तो 15.1 हो गया, और यहां 9 है तो 9 के पावर भी 15.1 हो गया, और ये बराबर आपको मिल गया 63 के पावर 1 को। यहां 7 × 9 63, 63 के पावर 15.1, और यहां आपको मिल गया 63 के पावर a, बीच में बराबर आधार बराबर तो घाते भी ऑटोमेटिकली बराबर, यानी 15.1 ऑप्शन बी। आई होप समझ में आया हो। देखिए बेसिक जितना मजबूत होगा उतनी तेज आप स्टेप्स गायब कर सकते हैं। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओहो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। देखिएगा आपको बोला गया है कि 2, 3, 5, x, y और z ये तीनों नंबर 7, 13 और 11 से विभाजित है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत आता है। मैं आपको इसकी थ्योरी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन उठाया है, आप देख रहे हैं हर वैरायटी उठाया है मैंने। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है वो भी डिविजिबिलिटी का, आजकल हर साल इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आइए दोस्तों ट्राई करें तेजी से। सबसे पहले मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूं, ज्यादा नहीं, हल्का सा हिंट दूंगा कि कौन सा नंबर या किस प्रकार का नंबर 7, 11, 13 से कटता है। भाई साहब ध्यान रखना, अगर कोई 3 अंक 2 बार लिखे जाते हैं, ये ए भी सट गया है अलग कर लेना, अगर कोई 3 अंक 2 बार लिखे जाते हैं तो ये पैटर्न हमेशा 7 से 11 से 13 से कटता है। इसका डिटेल बताने में अभी समय लग जाएगा, चूंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, तो अभी बस इसके कॉन्सेप्ट को कैच करें। मैंने क्या बोला, अगर कोई 3 अंक 2 बार लिखा जाए तो वो 7 से 11 से 13 से विभाजित होता है। कहने का मतलब अगर मैंने आपको 635 लिखा और एक बार और 635 लिख दिया, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। समझ में आ रही बात। अगर कोई 3 अंक 2 बार लिखा जाए तो वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। ये लॉजिक था। अब इस लॉजिक का यूज कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। आप ये समझ गए कि अगर 7, 11, 13 से कट रहा है तो 3 अंक 2 बार लिखा गया होगा, हाँ या ना। यहां पे 2, 3, 5 है, अरे तो ये झक मार के ये भी 2 ही होगा और y 3 होगा और z क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 अंक 2 बार लिखा जाएगा तभी 7, 11, 13 से कटेगा। यानी कि आपको x, y, z की वैल्यू ऑटोमेटिकली दी हुई है। नॉलेज है तो होगा, नहीं नॉलेज है तो भाई साहब छोड़ोगे या फंसे रहोगे। मैंने बोला 3 अंक 2 बार होगा तभी 7, 11, 13 से कटेगा, तो अगर 2, 3, 5 तो आगे भी 2, 3, 5 ही होना चाहिए। अब निकालना क्या है, y प्लस z अपॉन x निकालना है आपको। y की वैल्यू बेटा कितनी चल रही है, 3, z की वैल्यू बेटा कितनी चल रही है, 5, x की वैल्यू बेटा कितनी चल रही है, 2। तो ये बेटा हो गया 8/2 और उत्तर कितना आ गया, 4। है ना लाजवाब क्वेश्चन, और उससे लाजवाब है तरीका। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर मार दो। अगला क्वेश्चन, ओहो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, आपके जीडी, एसएससी के हर पेपर, एमटीएस, सीपीओ, हर जगह मिलेगा। और इसको सॉल्व करने का एकदम शानदार तरीका बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना। प्रश्न है, यदि एक पुरुष या उसके 2 पुत्र या उसकी 3 पुत्रियां किसी कार्य को 88 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक पुरुष
एक पुत्र और एक पुत्री मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब मेरी बात को सुनना, इसको करने का एक बहुत बड़ा लेंदी मेथड देखा जाता है कि सबकी कार्य क्षमता निकाल लो, सबकी कार्य क्षमता निकाल लो। वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वो चीज़ अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो उससे भी बढ़िया। बस मेरी बात को सुनिएगा, सबकी कार्य क्षमता निकाल लो, कार्य क्षमता निकालने के बाद टोटल काम निकाल लो, टोटल काम निकालने के बाद जिससे काम करवाना है उनकी कार्य क्षमता मिला करके भाग कर दो। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर पुरुष की कार्य क्षमता m फॉर मेल, पुत्र की कार्य क्षमता, पुत्र समझ रहे हैं यानी सन, इसका मान लिया s, और पुत्री यानी डॉटर, इसकी कार्य क्षमता d मान ली, इनके पहले अक्षर से मान ली d मान ली। क्लियर है? अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर देख लिए, पुरुष की कार्य क्षमता m, पुत्र की कार्य क्षमता s और डॉटर की यानी पुत्रियां की कार्य क्षमता d मान ली। अब आपसे बोला जाएगा कि इसकी कार्य क्षमता निकालो, फिर 88 दिनों में काम हो रहा है तो टोटल कार्य निकालो, टोटल कार्य निकालने के बाद पुरुष, पुत्र और पुत्री की कार्य क्षमता मिलाकर उससे भाग करो, तब जाके उत्तर लाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सीधे एक तरीका बताता हूं, डिटेल डिस्कशन जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब करूंगा, लेकिन अभी बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास कैसे रामबाण तरीके हैं। देखिएगा, अगर क्वेश्चन या वाला हो, या मतलब समझते हो मेरे भाई, अथवा, समझ में आ रही बात? या मतलब क्या होता है मेरे भाई? अथवा। अगर क्वेश्चन अथवा वाला हो तो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, एकदम रामबाण, कैलकुलेशन के नाम पे जीरो, एंड बटे और इंटू डी बराबर टाइम। अब कहोगे ये क्या है? अभी सिखाता हूं। एंड मतलब जो चीज और के साथ है, हिंदी वाला और, जो चीज और के साथ है वो चीज आपकी अंश में, और जो चीज हिंदी वाले या के साथ है वो चीज आपका हर में। और ये वाला डी आपके आंसर को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला टी टाइम आपका जो पेपर में गिवन होता है यानी जो दिया होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। बस सही चीज को सही जगह रखना है और उत्तर आएगा। ये कहां से आया इसका डिटेल डिस्कशन हम चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस गेम है तो आपको पेपर में जैसे करना है सिर्फ उतनी ही बात हो रही है। मैंने क्या बोला? हिंदी की और वाला चीज ऊपर, हिंदी के या वाले चीज हर में, ये वाला डी ही आपका उत्तर है और ये वाला टाइम जो प्रश्न में दिया है। अब आइए देखते हैं क्या करना है। कौन कौन है भाई? मेल है, सन यानी पुत्र है और डॉटर है। तो जो हिंदी के और वाला है ये देखिए कॉमा के साथ, मतलब सबको मिलाकर उसको अंश में, तो अंश में देखा जाए तो और वाली लाइन ये रही। कितने आदमी हैं? एक आदमी, तो अंश में आदमी का एक। सन, कितने सन है? कितने पुत्र हैं? एक पुत्र, तो यहां भी एक, क्योंकि हिंदी के और वाली चीज ऊपर रहेगी। और कितनी पुत्रियां हैं हिंदी में? और एक पुत्री यानी एक। बटे बटे बटे, बटे में क्या? हिंदी के और वाली यानी या वाली, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब मेल में या में देखिए कितने हैं? एक मेल, तो बटे एक। पुत्र में देखिए कितने हैं? दो पुत्र, तो बटे दो। या वाला देखिए, हिंदी के या वाला, और कितनी पुत्रियां हैं? तीन, तो बटे तीन। बस हो गया, इनको जोड़ दिया, सबकी कार्य क्षमता मैंने अपने आप लिख ली। और ये वाला डी आपके आंसर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला टाइम जो प्रश्न में दिया है बेटा, कितना दिया है? 88। एक लाइन में उत्तर, कोई फालतू का कैलकुलेशन नहीं। एक, तीन और दो का एलसीएम हो गया 6, तो भाई 6 कम 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ये मिल गया मेरे भाई, मल्टीप्लाइड बाई डी बराबर 88। मल्टीप्लाइड बाई डी बराबर 88। अब मेरी बात को गौर से देखना, डायरेक्ट 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11, 11 8 88 और 6 गया 8 6 48, तो डी बराबर मेरे भाई कितना आ गया? 48। खत्म, ऑप्शन ए। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कार्य क्षमता नहीं निकाली, कोई टोटल काम नहीं निकाला, सीधे सीधे
इस पर काम किया। याद रखिएगा, जहां भी या वाला कॉन्सेप्ट आए, और बहुत पूछा जाता है, ये लोग परेशान रहते हैं, टिपिकल बन जाता है, जहां भी या वाला क्वेश्चन आए, इकलौता रामबाण हर प्रकार के प्रश्न के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन, ये तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन जीडी में आता है। रेशियो के ये क्वेश्चन जीडी में मिलते हैं मेरे भाइयों। आपको बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, ABCD निकालना है, ध्यान से एकदम। आपको दिया गया है मेरे भाई, A संबंधे B बराबर 3/2 और 1/3, संबंधे 1/3, और पूरा एक बार मैं आपके लिए लिख रहा हूं, B संबंधे C बराबर 4/9 और 5/3, और C संबंधे D बराबर 1/2 संबंधे 1/8। मेरे प्यारे दोस्त, आपको निकालना है ABCD यानी रेशियो मर्जर। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा रेशियो मर्ज करने का। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, भाई के पास आए हो, बहुत सही तरीका मिलेगा। रेशियो मर्जर, सबसे पहले इसको तो बटे से हटाएं। बटे से हटाने के लिए भाई जो कट रहा है काट लो, क्रॉस में तो गुणा होगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, तो 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, तो रेशियो मिल गया 9 और 2। क्लियर है? तो भाई 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो रेशियो मिल गया आपका 4 संबंधे 15, 2 चौके 8, तो रेशियो मिल गया आपका 4 संबंधे 1। अब कई लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि इसको लगेंगे मर्ज करने। बड़ा ABCD का एक तरीका आपने देखा होगा, A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, ऐसे किया वैसे किया, वो तो चीज अलग है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, अरे ये जो ऑप्शन है ये खेलने के लिए थोड़ी दिया है, ये यहां से उत्तर निकालने में आसानी है। मेरी बात को सुनिएगा, एक सिंपल सा लैंग्वेज, एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताता हूं। प्रश्न में जो रेशियो चलेगा, उत्तर में भी वही रेशियो होना चाहिए। अगर प्रश्न में AB 9 संबंधे 2 है, तो उत्तर में भी AB 9 संबंधे 2 ही होना चाहिए। प्रश्न में BC अगर 4 संबंधे 15 है, तो यहां भी 4 संबंधे 15 होना चाहिए। अगर प्रश्न में CD 4 संबंधे 1 है, तो ऑप्शन में भी CD 4 संबंधे 1 होना चाहिए। तो हम मर्ज करने के बजाय सीधे सीधे क्रॉस चेक करवा लेंगे। क्लियर है? आइए क्रॉस चेक करते हैं। AB कितना है? 9 संबंधे 2। देख लेते हैं किस ऑप्शन में AB 9 संबंधे 2 बन रहा है। भाई 8 9 72, 8 दूनी 16 संभव है, सही है नहीं पता पर संभव है। 8 9 72, 8 चौके 32, 8 संबंधे 9 संबंधे 4 बना। 8 9 72, 8 चौके 32, 9 संबंधे 4 बना, पर अपने को 9 संबंधे 2 चाहिए। उत्तर गलत। 4 9 36 और 4 चौके 16। भाई 4 9 36 और 4 चौके 16, आपके सामने 9 संबंधे 4 बना, पर कितना बनाना है? 9 संबंधे 2। ये भी उत्तर गलत। 9 संबंधे 2 बनाना है, फिर से देखिए 9 संबंधे 2 बनाना है। 4 9 36 और 4 चौके 16, कितना बना आपके पास? 9 संबंधे 4, पर बनाना कितना है? 9 संबंधे 2। 3 ऑप्शन गलत। अरे 3 गलत 1 सही, खत्म खेल। अगर ऑप्शन में 3 गलत हो गए, एक जो संभव था वो तो श्योर हो गया ना। क्या मैंने यहां पे ABCD मर्ज किया? नहीं। क्या मैंने जबरदस्ती, लोगों को मैं देखता हूं ना कितनी गलत नॉलेज स्प्रेड करते हैं ये, जबरदस्ती 9 संबंधे 2, 4 संबंधे 15, 4 संबंधे 1, फिर बोलेंगे भैया भरो, इसको 2 भरो, इसको 2 भरो, इसको। अरे ऐसे क्यों करने का? आपको पास होना है, समय नहीं गंवाना है। मैंने कहा जो रेशियो प्रश्न में, वो रेशियो उत्तर में, क्रॉस चेक करा दिया, उत्तर हो गया। मर्जर जो करेंगे वो भी मैं अपने तरीके से बताऊंगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, पर वो जब डिटेल में चलेगा तब बताऊंगा। लेकिन एज अ प्रैक्टिस पेपर में कैसे करना है उसके लिए तरीका सर्वे सर्वा है। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे। आइए देखिएगा। यदि सुमित किसी पूंजी के 1/4 पर 3%, 2/3 पर 5% और शेष पर 17% ब्याज प्राप्त कर सकता है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का ब्याज प्राप्त हुआ? एकदम GD लेवल का ही चीज मैंने अभी बनाया है। जब मैं आगे जाके CGL CHSL हर का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और लेवल अपने आप
जैसा एग्जाम होगा वैसा लेवल, कोई जबरदस्ती भौकाल नहीं, कोई जबरदस्ती हाई फाई क्वेश्चन नहीं। जो आपके पेपर में आने हैं वही करेंगे और हाई फाई क्वेश्चन भी करेंगे जब उस चीज के लिए हम तैयार करेंगे। जब मैं सीजीएल का सेट बनाऊंगा तो बहुत से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, पर अभी अगर आपको जीडी पास करना है तो यही वो क्वेश्चन है जो आप में कॉन्फिडेंस भरेंगे। आइए दोस्तों देखिए, ट्राई करें। अब अपन देखते हैं इसको। सुमित किसी पूंजी का 1/4, करोड़ों सैकड़ों रास्ते हैं, अपना रास्ता बेस्ट होगा। 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्से पे कितना परसेंट मेरे भाई? 3%। फिर अगला कौन सा? 2/3, 2/3 हिस्से पर मेरे भाई कितना हो गया? 5%। अब आपको देखना है मेरे भाई शेष हिस्सा। अच्छा, शेष हिस्सा निकालने के दो तरीके। पूरा हिस्सा अगर अपने आप में 1 है तो उसमें 1/4 प्लस 2/3 जोड़कर घटा दो, अपने आप आ जाएगा। आइए इसको ट्राई कर लेते हैं। 1 माइनस 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। तो 4 तियां 12, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया मेरे दोस्तों। तो यहां से हो गया 1 माइनस 11/12 यानी शेष हिस्सा कितना बचा मेरे भाई? 1/12। तो शेष हिस्सा आ गया 1/12। यह है पहला तरीका शेष निकालने का। पर क्या ऐसे करेंगे? अरे तक तामझाम पालेंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से। इससे इजी और इससे स्पीड में बताता हूं। आप डायरेक्ट देखो, पहला कितना हिस्सा था? 1/4। फिर कितना हिस्सा था? 2/3। डायरेक्ट 4 तियां नीचे 12, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 ऊपर जोड़ दिया, कितना हो गया? 11। यानी 11/12 यानी 12 में से कितना खर्च हो गया? 11। 12 में से कितना खर्च हो गया? 11। तो बचा कितना? 12 में से 1 बचा। यही तो पहले भी लाया था। पर क्या वहां पे 1 जोड़ना घटाना ऐसा कुछ करना है? नहीं, तरीके और अप्रोच ही आपको पास कराएगी। मैंने कहा डायरेक्ट करिए। 4 तियां 12, 3 और 8, 11/12। 12 में से 11 खर्च हो गया तो कितना बचा? 1/12। आई होप ये क्लियर। अब डायरेक्ट करिए। 1/12 पे कितना परसेंट मेरे भाई? 17%। शेष राशि पर 17% जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हो गया आपका 3/4% प्लस 10/3% प्लस 17/12%। और बस आपको अब मेरे भाई जोड़ देना है। जोड़ दो बेटा। 4, 3 और 12 कैल्शियम 12, 4 तियां 12, 3 त्रिका 9, बोलते रहना, 3 चौके 12, 10 चाम 40, बोलते रहना, और 12 एकम 12 तो कितना हो गया मेरे भाई? 17%। कोई दिक्कत? तो भैया जोड़ दिया अपन ने। 40, 9, 49, 49 और 17 कितना हो गया आपके पास? 66। 66/12%, 66/12% यानी कि 12×5 60, 12×5 60 यानी 5.5%। सीधे सीधे आंसर डी, खत्म। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात दोस्तों? तरीके को ध्यान दीजिएगा, तरीका कितना इजी जा रहा है। अरे कुछ किया ही नहीं। 1/4 लिख दिया, 3% लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 5 लिख दिया। शेष निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका, 1/4 और 2/3 दिया हुआ है। 4 तियां 12, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ऐड किया 11। अर्थ क्या हुआ? 12 में से 11 खत्म तो 12 में से 1 बचा। शेष राशि पे 17% कैलकुलेट कर दिया, उत्तर आ गया 5.5%। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, मजा भी आ रहा होगा। मेरे हिसाब से कई चीजें आप सीख भी रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके लिए एक एडवांस मैथ का मैंने क्वेश्चन डाला है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाइयों। बोला गया है बिना किसी टाइम वेस्ट किए केवल कंटेंट पे फोकस और काम पे ध्यान देना है, और कुछ काम नहीं फालतू। समझिएगा मेरे भाई। त्रिभुज एबीसी कहां है? ये है, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी का अंतः केंद्र आई है। त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र क्या है मेरे भाई? आई। अच्छा, अंतः केंद्र होता क्या है? हल्की सी नॉलेज। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का अर्धक, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं हल्का सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कस कर भी रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिस है। तो मुझे क्वेश्चन कैसे करवाना हो उस पे फोकस हूं मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत है उतनी दे रहा हूं। भाई कोई भी अंतः केंद्र कब बनता है?
किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो कटान बिंदु होता है वही अंतः केंद्र होता है। तो ये अंतः केंद्र क्या है? आई। क्लियर है? आपसे बोला गया है यदि एंगल ACB 65 डिग्री, यानी ये पूरा कोण कितना दिया गया है? 65 डिग्री। मेरी बाहर लिखने की आदत है, मैं अंदर नहीं लिखता। एंगल ABC 61 डिग्री, एंगल ABC ये कितना है मेरे भाई? 61 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल BIC, इसका मान। अब देखिए एडवांस मैथ की खूबसूरती देखिएगा, अगर आपको थ्योरी याद है तो क्वेश्चन होगा, थ्योरी नहीं याद है तो पहले पढ़ के आइए, मतलब क्वेश्चन नहीं होगा, पेपर में तो पढ़ने जाएंगे नहीं। अच्छा याद करवाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एंगल BIC, एंगल BIC, एंगल BIC का जो मान होता है आपका होता है 90 डिग्री प्लस एंगल BIC किसके सामने है? A के सामने, प्लस एंगल A/2। याद रखिएगा अंतः कोणों के कटान बिंदु पे जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री प्लस जिसके सामने बना है, जिसके सामने बना है A/2। कहने का मतलब, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं फिर थोड़ा डिटेल में आता हूं। 90 प्लस A/2। सबसे पहले अब आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? A को निकालने की। A कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। क्या ये डायरेक्ट निकल जाएगा? कैसे? अरे ऐसे 180 में से बाकी के दोनों कोणों को जोड़कर घटा दो। देखिएगा 5 और 1 6 और 6 और 6 12, यानी कितना घटाए मेरे भाई आपने? 126 घटा दिया। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो 10 में से 6 गया 4, आराम से करो, जल्दी किस बात की है। 7 में से 2 गया 5, और ये कितना हो गया आपके पास? 1 में से 1 गया 0, यानी एंगल A मेरे भाई कितना आ गया आपके पास? 54 डिग्री। कोई डाउट है किसी प्रकार का? अब आराम से देखिए, एंगल BIC बराबर 90 प्लस A/2, 90 आपके पास रहा। एंगल A को हमने पता कर लिया 54/2, 54/2 कितना होता है मेरे भाई? 27। तो उत्तर आपका हो गया 90 प्लस 27, यानी कि 117। खत्म, खलास, फिनिश। ज्यादा कुछ है नहीं। अगर ये याद है तो ठीक, नहीं याद तो छोड़ देना, लेकिन छोड़ के मत आना, याद रखना। अब मैं हल्का सा डिटेल बताता हूं मैंने ये किया क्या है, ध्यान से दिखना। A, B और C। अब मैंने ये बोला कि किन्हीं भी दो अंतः कोणों का अर्धक ही आपका अंतः केंद्र होता है, और जो अंतः केंद्र होगा वो 90 प्लस सामने वाले कोण का आधा। कोई जरूरी नहीं कि हर बार यही मिले, ऐसे भी दिया जा सकता है। अगर ये I है तो बेटा अब अंतः केंद्र क्या हो गया? I। तो यहां से एंगल आपको क्या मिलेगा? AIC। जरा कोई बताएगा AIC की वैल्यू? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 90 और प्लस में क्या मेरे भाई? जिसके सामने बना है, किसके सामने बना है? B के सामने। तो B के सामने बना है तो कोण B/2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी तरीके से हम इधर से भी करके C के माध्यम से कोण निकाल सकते हैं। तो मतलब ये तो पूरी डिटेल की बात है, लेकिन ये चीज आपको याद होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रकार के एग्जाम में मेरे भाई ये आता ही आता है। क्लियर हो रही बात? आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। ओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पॉज करिएगा। 2017 से लगातार लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं इसको डायरेक्ट तरीका बताता हूं अभी आपको, क्योंकि डिटेल में आपको जब डिटेल चैप्टर कराऊंगा तब कराऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा अभी पूरा फोकस पेपर में, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भाइयों, मेरा पूरा फोकस पेपर में कैसे क्वेश्चन को करना है उस पर ध्यान है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आइए देखिएगा। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 100 kg ताजे फल से कितना kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? एक कॉन्सेप्ट सीखना, हल्का सा सिखाता हूं, सुनिएगा जरा मेरे भाई। सीन ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीनी और पानी का मिश्रण है, चीनी और पानी का मिश्रण, अच्छा पहले सुन लो, लिखते तो बाद में रहेंगे। चीनी और पानी का मिश्रण है, उस चीनी और पानी के मिश्रण में कौन सी ऐसी चीज है जो ठोस है? वाजिब सी बात है चीनी। अगर वो चीनी ठोस है तो क्या चीनी की मात्रा या चीनी का भार बदलेगा कभी? बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब उस चीनी और पानी को यदि हम सूर्य के प्रकाश में ले गए तो वाष्पित होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने से आपको क्या निकलेगा? इवेपोरेट होने से आपके पानी में कमी होगी, न कि चीनी की मात्रा में। क्लियर हो रही बात? पानी में कमी होगी न कि चीनी की मात्रा में। मतलब
मात्रा सेम रहेगी लेकिन चीनी का प्रतिशत बदल जाएगा। चीनी का प्रतिशत क्यों बदलेगा या समझिएगा, चीनी की मात्रा अगर सेम है, मिश्रण अगर बदलेगा यानी आधार बदलेगा तो प्रतिशत भी तो बदलेगा। कहने का मतलब अगर सपोज चीनी पहले 20 ग्राम थी और पहले मिश्रण 100 लीटर था तो अलग प्रतिशत आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अलग प्रतिशत आएगा। क्लियर हो रही बात? लेकिन अगर मैंने वाष्पित करवा दिया तो मिश्रण की मात्रा तो बदल जाएगी ना। मिश्रण की मात्रा सपोज 20 लीटर वाष्पित हो गया तो 80 होगा, लेकिन चीनी की मात्रा नहीं बदलेगी क्योंकि वो ठोस है, तो बटे ये जो ऊपर 20 हो जाएगा और परसेंट निकालेंगे तो गुणे 100। क्या अब चीनी की मात्रा में परिवर्तन आ रहा है? समझ पा रहे इस बात को? एक बार फिर से देखिएगा, चीनी की मात्रा सेम रहेगी लेकिन चीनी का प्रतिशत बदल जाएगा। क्लियर हो रही बात? सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले मिश्रण 100 था, अब 20 वाष्पित हो गया तो 80 बचा। तो इसका मतलब साफ है मेरे भाइयों कि मात्रा सेम है लेकिन प्रतिशत अलग अलग है। क्लियर हो रही बात? अब देखिएगा जरा, अब इसी चीज का मैं डायरेक्ट फायदा उठाता हूं। इस चीज का फायदा ऐसे लेना है कि कभी भी इस तरीके के प्रश्न में एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, चीनी की मात्रा तो सेम होगी लेकिन चीनी का प्रतिशत और मिश्रण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। यहां पे मैंने भी चीनी की बात की, लेकिन प्रश्न में क्या है मेरे भाई, ध्यान से सीखिएगा। ताजा फल, अच्छा कॉमन सेंस लगाइएगा, ताजा फल में 2 एलिमेंट होंगे। एक संतरे को आपने एग्जांपल में ले लो, संतरा ले लिया, अगर फ्रेश है तो उसमें 2 चीजें हैं, एक तो उसका रस और एक उसका गूदा। अगर संतरा सड़ेगा तो क्या सड़ेगा, गूदा सड़ेगा कि रस सड़ेगा? रस निकल जाएगा ना बाहर, गूदा तो जितना पहले था उतना ही बना रहेगा। यानी क्या गूदे की मात्रा में कोई बदलाव होगा? नहीं, जो भी बदलाव होगा उसके अंदर के वाटर का बदलाव होगा, पानी का बदलाव होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि इस केस में कि जो सूखे फल और ताजे फल का गूदे का प्रतिशत है वो फल के भार के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि चीनी में तो मिश्रण होगा और कोई अगर फल होगा तो भार होगा। तो आपको गूदे का प्रतिशत भार के व्युत्क्रमानुपाती करना है। समझ में आ रही बात? चलिए बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब डायरेक्ट देखते हैं डायरेक्ट कैसे पेपर में करना है। कॉन्सेप्ट मैंने जितना समझाना था समझा दिया, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। अब एक तरफ लिखिए पहले और एक तरफ लिखिए बाद, यानी पहले की कितनी चीज थी और बाद की कितनी चीज है। यहां पे फलों की बात हो रही है तो कांस्टेंट कौन सी चीज है, नियत कौन सी चीज है, वो गूदा। तो आप यहां पे गूदा को पकड़ेंगे न कि पानी को। तो मेरे भाई गूदा का प्रतिशत पहले कितना था? पहले का मतलब जब फल ताजा था। ताजा फल है, ताजे फल में 68% पानी। अगर 68% पानी तो गूदा कितना प्रतिशत? 32%। क्या यह चीज समझ में आ रही है? और जब फल सूख गया तो 20% पानी, पर मुझे पानी से काम नहीं है, पानी काम अपने को काम गूदा से है। अगर 20% पानी तो 80% अब गूदा होगा। ये किसका रेशियो मिल गया मेरे भाई? गूदे का। अब काट लो, परसेंट से परसेंट खत्म, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80। रेशियो आपको मिल गया 2.2 और 5। ये किसका है? गूदे का। अगर मैंने इसको व्युत्क्रम कर दिया तो किसका रेशियो मिल जाएगा मेरे भाई? भार का। व्युत्क्रम कर दिया तो ये मेरे दोस्त मिल गया 5 संबंधे 2, यानी पहले मतलब जब फल ताजा था तो कितना अनुपात भार होगा? 5। और जब फल सूख गया तो कितना अनुपात भार होगा? 2। वास्तव में कौन सा फल लेना है? ताजा फल। कितने केजी का? 100 केजी का। यानी 5 की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 100 केजी। ये कितने अनुपात पे बैठा है? कितने गुने पे? 20 गुने पे। तो ये भी कितने गुने पे बैठेगा? 20 गुने पे। तो 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल मिल गया? 40 केजी। उत्तर। सॉल्यूशन तो बस इतना है, पीछे की चीज बस मैंने आपको समझाने के लिए रख रखी थी। सिंपल सी बात है, जो चीज नहीं बदलेगा वही चीज व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर कोई फल सड़ेगा तो गूदा सेम होगा, इसलिए गूदा को पकड़ा। जो चीज कांस्टेंट होगा उसको पकड़ेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 2 गायों, गाय है भाइयों, 2 गायों को 1350 रुपए में खरीदता है। खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, देखो सीपी ला लिया मतलब कॉस्ट प्राइस ला दिया। और एक को 6% हानि पर
तथा दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है। मतलब एक गाय पर उसको हानि हो रही है और एक गाय पर उसको लाभ हो रहा है। तो पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ और ना हानि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक जगह से ये हानि का गवाया है, एक जगह से इसे नुकसान हुआ है, तो दूसरी जगह से इसे लाभ हुआ होगा, तभी तो वो बैलेंस हुआ होगा। अगर मैंने 20 रुपए का नुकसान किया तो कहीं से 20 रुपए का प्रॉफिट कर लूं तो वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब ना लाभ ना हानि। तो ये ना लाभ ना हानि का मतलब यही है कि एक जगह से मैंने जितनी हानि कमाई है या हानि करवाई है उतना ही लाभ दूसरी जगह से होगा। अब समझिएगा, मान लिया एक गाय का कॉस्ट प्राइस ए है और दूसरे गाय का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बी है। समझ में आ गई बात? प्रश्न को देखेंगे, अगर पहले को इससे तो कोई मतलब है नहीं, अभी बाद में मतलब होगा। देखिएगा, एक को 6% हानि पर, यानी कितना नुकसान हो गया? 6%। किसका? क्रय मूल्य का। किसका क्रय मूल्य? पहले गाय का। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए का 6%? अगर पहले का कॉस्ट प्राइस मैंने अगर ए माना है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस मैंने अगर बी माना है, तो ए के 6% की हानि और आपको दूसरे से कितने का लाभ हो रहा है? 7.5%। दूसरे का कॉस्ट प्राइस अगर मैंने बी माना है, तो अगर मैंने इसका दूसरे का 7.5% प्रॉफिट कमाया है तो ये सीन बनेगा। और आपसे बोला जा रहा है ना लाभ ना हानि, मतलब जितनी मुझे हानि हुई, जितना मुझे लॉस हुआ, उतना ही मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, तब तो बैलेंस होगा। क्या ये समझ में आ रही बात? बस उत्तर हो गया, खत्म, खलास, फिनिश। परसेंट से परसेंट खत्म। ए बटे बी बराबर 7.5/6, पॉइंट हटाया 0, 15×5 = 75 और 15×4 = 60, यानी पहली गाय के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5, क्योंकि ए और बी को कॉस्ट प्राइस माना है। दूसरे गाय के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 1350। आपके पास कितना है? 5 और 4, एक का 5 दूसरे का 4, तो टोटल आपके पास कितना हो गया? 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1350। भाई कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से, 9 की वैल्यू 1350। आपसे क्या बोला है बेटा? प्रत्येक गाय की कीमत बताओ। पहले गाय की कीमत कितने अनुपात में चल रही है? 5, तो गुणे 5। दूसरे गाय की कीमत निकालनी है, कितने अनुपात में चल रहा है? गुणे 4। बेटा 15×9 = 135, 150 बार में कटा। 15×5 = 75, यानी पहले गाय का 750, 15×4 = 60, दूसरे गाय का 600। बी ऑप्शन। एक एक लाइन में उत्तर आएगा, अप्रोच सही होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है दोस्तों, आगे और भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए लगा रखे हैं, इन चीजों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में मेरे को बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्लियर है? इसका आंसर मुझे सबके माध्यम से चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और भी कई क्वेश्चन, रोज हमारी मुलाकात होती रहेगी ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा और जो भी आपके डाउट हो उसको कमेंट में करिएगा और इसका उत्तर भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही दोस्तों।